पिछले हफ्ते पॉडकास्ट में डॉक्टर शाहराम अजहर ने समझाया किस तरह कैपिटलिज्म इनएविटेबली लीड्स टू इकोनॉमिक फैशिज्म। साथ ही साथ हमारी इस नई सीरीज अडोल्फ हिटलर कैसे बना कि एपिसोड 1 में हमने आपको बताया कैसे एक आर्ट स्कूल रिजेक्ट ने एक नई जर्मन आइडेंटिटी बनाई, एक सर्च फॉर लॉस्ट ग्लोरी के लिए। और आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह मिलिट्री प्रोपेगेंडा और पोलराइजेशन की वजह से डिक्टेटरशिप और फैशिज्म का रास्ता हमवार होता है। जर्मनी और अडोल्फ हिटलर की पर्सनल जिंदगी इंटरवोवन है, इंटरकनेक्टेड है, और इन सब सर्कमस्टांसेस के मिलने की वजह से इट गिव बर्थ टू नाजीज्म। 20 अप्रैल 1889 को अडोल्फ हिटलर एक लोअर मिडिल क्लास गरीब फैमिली में पैदा हुए। हिटलर अपने आप को कहते हैं आई वॉज बवेरियन एट बर्थ, इवन दो उनकी पैदाइश ऑस्ट्रिया में हुई। हिटलर ने यह भी लिखा कि उनको अपने वालिद साहब से बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। 1903 में जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उन्होंने बड़ी मॉडेस्ट, बहुत कम लाइफ सेविंग्स अपनी फैमिली के लिए छोड़ी। पहले 1907 में, फिर 1908 में अडोल्फ वियना के आर्ट स्कूल से रिजेक्ट हुए। एक 19 साल का अडोल्फ वियना की सड़कों पे भूखा घूम रहा था। उसके पास बेरली इतने पैसे थे कि वो एक रात का बिस्तर भी अफोर्ड कर सके। शायद ही तारीख इस लड़के को याद रखती अगर एक वाकया नहीं होता। अडोल्फ और जर्मनी दोनों की तकदीर बदलने वाली थी। जून 28, 1914 को फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल होता है, जिसके बाद पहली आलमी जंग शुरू हो जाती है। हिटलर ऑस्ट्रियन आर्मी नहीं ज्वाइन करते क्योंकि वो एक मल्टी रेशियल आर्मी थी। उस वक्त वियना एंटी सेमिटिज्म का, जो यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसका गढ़ था। उस वक्त हर आर्मी को लोगों की जरूरत थी। तो हिटलर, जो कि ना जर्मन थे ना कि बवेरियन थे, वो जर्मनी का जो एक हिस्सा है बवेरिया, उसकी आर्मी बवेरियन आर्मी का हिस्सा बन सके। शायद जिंदगी में पहली दफा अडोल्फ का जिंदगी में कोई मकसद था। वो फ्रंट लाइन पर मैसेजेस लेकर जाते थे। फिर एक दिन 15 अक्टूबर 1918 को ब्रिटिश एक मस्टर्ड गैस अटैक में हिटलर इंजर्ड हो गए। अडोल्फ अस्पताल में था जब नवंबर 11, 1918 को पहली आलमी जंग खत्म हुई। जर्मनी हार चुका था। ये सुनकर अडोल्फ रोना शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त जर्मन्स को लगता था कि हम जंग जीत रहे हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत रिलेटेबल होगा, क्योंकि 1971 में जब वेस्ट पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान के साथ, और फिर इंडिया के साथ जंग छिड़ गई, वेस्ट पाकिस्तान में लोगों को लग रहा था कि हम जंग जीत रहे हैं। जब वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर भी कर चुकी थी, तो पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान पे ये चीज नशर हो रही थी कि अभी तो इंडियन फोर्सेस बहुत दूर हैं, दिल्ली दूरस्थ। आज भी द इमेज ऑफ पाकिस्तान सरेंडर पुट्स अस टू शेम। ये हमारे मुल्क के लिए एक जिल्लत का मकाम था। इसी तरह वर्ल्ड वॉर 1 का एंड जर्मनी के लिए एक जिल्लत का मकाम था। ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी को जलील किया गया। पहली आलमी जंग का पूरा इल्जाम जर्मनी पर डाल दिया गया। जर्मनी की 13% टेरिटरी उनकी नेबरिंग कंट्रीज को दे दी गई। 260 बिलियन गोल्ड मार्क्स का फाइन लगाया गया जर्मनी को। जर्मनी को कहा गया कि आप एलाइड फोर्सेस को रेपरेशंस देंगे। साथ ही साथ ये कहा गया कि आप कोई मिलिट्री वेपन्स मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, और आपकी आर्मी सिर्फ 1 लाख लोगों तक महदूद रहेगी। इसके नतीजे में जर्मनी में भूख थी, गुर्बत थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, और एक लिबरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी, वाइमार रिपब्लिक, पावर में आ गई। फार लेफ्ट और फार राइट के बीच में इंतहाई पोलराइजेशन थी। हरमन गोरिंग, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा मिलिट्री लीडर समझते थे, वो अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक दफा सड़क पर जा रहे थे, जहां उनको उनके मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर पीटा गया। और साथ ही साथ मिलिट्री ने एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जर्मनी में कि असल में तो जर्मनी जंग जीत रहा था या जीत सकता था। उनकी कमर में छुरा घोंपा गया। ये लिबरल गवर्नमेंट और एक जूइश कंस्पिरेसी ने मिलकर जर्मनी को धोखा दिया, जिसकी वजह से जर्मनी जंग हारा, वरना जर्मनी की जो मिलिट्री है वो तो जंग जीत जाती। जिस तरह पाकिस्तान में भी पूरे मुल्क को लगता था कि मुशर्रफ तो कश्मीर फतह कर लेंगे, ये नवाज शरीफ हैं जिन्होंने मिलिट्री की कमर में छुरा घोंपा, जिन्होंने अमेरिका से जाके भीखें मांगी और पाकिस्तान को जंग हरवाई, वरना जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान कारगिल जीत चुके थे। जबकि सच्चाई ये है कि विदाउट डिप्लोमेसी, विदाउट नेगोशिएशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता, फुल फ्लेज जंग कर देता, और शायद ही हमारे अंदर उनको
पुश बैक करने की उस वक्त काबिलियत होती। डेमोक्रेसी और नेगोशिएशंस के थ्रू, यूएस इंटरवेंशन के थ्रू पाकिस्तान को एक सेफ एग्जिट मिला। पर पाकिस्तान में मिलिट्री प्रोपेगेंडा हमेशा की तरह इतना स्ट्रांग था कि जल्द ही उसके बाद मुशर्रफ ने कू लगा दिया टू इंश्योर कि ना कभी कारगिल पे इन्वेस्टिगेशन हो, ना जनरल परवेज मुशर्रफ की कोई अकाउंटेबिलिटी। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जब जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई है उससे पहले केओस क्रिएट किया गया है। अयूब खान ने हमें बताया कि पॉलिटिकल लीडरशिप फेल कर रही थी, जबकि सच ये है कि 1956 में एक कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में बन चुका था। फिर 1971 में जब एक पॉलिटिकल सोल्यूशन बन सकता था, एक मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया गया। फिर 1977 में जब कहा जाता है कि पॉलिटिकल नेगोशिएशंस वर गेटिंग समवेयर, कोई हल निकल सकता था, ज़ियाउल हक ने कू लगा दिया। फिर 1977 में जब पोलराइजेशन जरूर थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की फार राइट के साथ पॉलिटिकल नेगोशिएशंस हो रही थी और वो एक हल की तरफ जा रहे थे, पर जनरल ज़ियाउल हक टुक ओवर और उन्होंने पूरे मुल्क में मिलिट्री डिक्टेटरशिप लगा दी। 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद पाकिस्तान पर यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। इकोनॉमी के बुरे हाल थे। उसके बाद कारगिल वॉर हो गई थी। तो जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, अवाम उस वक्त एक बुरी कंडीशन में थी, बुरी इकोनॉमिक कंडीशन में थी। उससे पहले नवाज शरीफ के जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी के साथ एक टक्कर भी चल रही थी। तो इसीलिए राह हमवार हो चुकी थी फॉर अ डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान। इसी तरह अगर हम अब वापस जर्मनी में जाएं तो हम देखें कितनी इकोनॉमिक हार्डशिप्स थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद स्ट्रिंजेंट इकोनॉमिक कंडीशंस थी और इसी इकोनॉमिक स्ट्राइफ ने हिटलर नाज़ी पार्टी की राह हमवार की। जिस चीज़ ने वाइमार रिपब्लिक गवर्नमेंट को बिल्कुल ही तबाह कर दिया वो था 1929 का वॉल स्ट्रीट क्रैश और उसके बाद होने वाली ग्रेट डिप्रेशन और उसकी वजह से जर्मनी में जो गुर्बत हुई। और जाहिर सी बात है उस गुर्बत का सारा इल्ज़ाम लगाया गया एक कमज़ोर गवर्नमेंट के ऊपर। हम ये पूरी सीरीज़ इसीलिए बना रहे हैं कि अगर हम आज के पाकिस्तान को भी देखें तो बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइफ है और जब इल्ज़ाम लगता है तो इन्हीं कमज़ोर सियासतदानों पर, इन्हीं लिबरल्स पर कि इन लोगों की वजह से मुल्क तबाह हो रहा है। कहा जाता है कि पाकिस्तान को एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है, तमाम को इस डंडे की ज़रूरत है जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स है, जो सालों साल का पाक स्टडीज़ और मिलिट्री प्रोपेगेंडा है, उसके साथ साथ जो पोलराइजेशन है। पाकिस्तान इज़ राइप फॉर अ हिटलर और ये ना हो, इसीलिए हम ये सीरीज बना रहे हैं ताकि आप पहचान सकें अगर कोई पाकिस्तान में हिटलर बनने की कोशिश करे। पाकिस्तानी सियासत में पहले ही जब कुछ गलत हो तो हम उसका इल्ज़ाम एक यहूदी लॉबी पे लगा देते हैं या पाकिस्तान में रहते हुए कादियानियों पे लगा देते हैं। टीएलपी की जो पॉपुलैरिटी, मकबूलियत की वजह है वो ये है कि वो कहते हैं पाकिस्तान के जो सारे मसले मसाइल हैं उसके पीछे एक यहूदी लॉबी है, एक कादियानी लॉबी है, एक लिबरल्स हैं और अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की की राह की तरफ हमवार हो जाएगा। टीएलपी पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल है जिसमें इस तरह की बातें खुलकर की जाती हैं कि जो यहूदी लॉबी है दुनिया भर की, या ये कादियानी लॉबी है, या जो ये लिबरल्स हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं, इनको ख़त्म कर दिया गया तो पाकिस्तान तरक्की की राह की तरफ गामजन हो जाएगा। एग्जैक्टली यही बातें हिटलर ने की थी जूइश लॉबी के बारे में, जूइश कंस्पिरेसी के बारे में, जो बातें आज पाकिस्तान में आलमी जूइश लॉबी, यहूदी लॉबी के बारे में की जाती हैं। ये बातें करने वालों को समझें, इन बातों को समझें। अगली एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि अडोल्फ को हिटलर कैसे बनाया, वो एक पॉलिटिकल लीडर कैसे बने। वॉच आउट फॉर एपिसोड 3, द मेकिंग ऑफ अ मसाया।